हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी स्थल पर। हम मैथ की क्लास कवर कर रहे थे और इसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर शुरू किया हुआ था और इस चैप्टर के हम 20 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। अब हम बढ़ चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वें प्रश्न में जो क्वेश्चन पुट किया वो है कि 100 वस्तुएं दी गई हैं हमारे पास। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को तो 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा जाता है। तो स्टेटमेंट समझ गए हैं आप कि 100 वस्तुओं में से 50 वस्तुओं को तो 20% लाभ पर बेच दिया जाता है, जबकि बाकी बची हुई 50 वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा जा रहा है। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता, यदि इनको 1 यूनिट मानकर बेचा जाता सभी 100 वस्तुओं को और 25% लाभ कमाया जाता, तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम होता। तो ऐसी कंडीशन में वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ हमें वस्तु का क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं हम कंडीशन को। माना एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेता हूँ मैं, यानी कॉस्ट प्राइस CP जो एक वस्तु का मान लेता हूँ मैं 1 रुपये है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमारे पास 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। अगर हम मान के चल रहे हैं, सपोज कर लिया हमने, तो अब हम क्या करते हैं, 50 वस्तुओं का, पहली 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस SP निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 रुपये होगा। यदि हमें एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये लगा रहे हैं तो, और इसको 20% लाभ पर बेचा गया है, तो इसके लिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 + 20 और डिवाइडेड बाई 100 ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा ये। तो 50 के इंटू में 120 होगा और डिवाइडेड में आ जाएगा 100। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होने के बाद आ जाएगा 60 रुपये। ठीक है, तो 50 वस्तुओं को तो उसने 60 रुपये में बेच दिया। और अगली जो 50 वस्तुएं हैं, दूसरी या फिर अगली 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य SP कैसे निकालेंगे, उसके लिए वही है, सेम फॉर्मूला। 50 रुपये क्रय मूल्य होगा उन 50 वस्तुओं का, और इंटू में 100 के प्लस में लिख देंगे हम 40, क्योंकि दूसरा लाभ परसेंटेज कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज 40, और डिवाइडेड बाई कर देंगे 100। तो इसको यहाँ से जोड़ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, और अब ये इसने क्या बताया है कि अगर सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया तो 100 वस्तुओं का यहाँ से विक्रय मूल्य आया है हमारे पास 130 रुपये। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर 25% लाभ पर बेचा गया होता, 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना बनता इनका, 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपये और 25% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 125 रुपये हो जाएगा वैसे टोटल। ठीक है, लाभ परसेंटेज कितना पे होती है, 100 रुपये पे होती है, तो इसलिए सीधा मैं 25 को इसमें ऐड कर देता हूँ, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। वैसे ही फॉर्मूला लगाना चाहें तो 100 × 100 + 25/100। ठीक है, क्रय मूल्य 100 वस्तुओं का, और इसके इंटू में लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, और ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 और डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से 125 निकल के आएगा। यदि लेकिन इसने अब विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है, 5 रुपये। ठीक है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये हो, तो विक्रय मूल्यों का अंतर कितना आया है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 5 रुपये आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसने विक्रय मूल्यों का अंतर कितना बताया है, 100 रुपये बताया है। ठीक है, ये 100 रुपये कम होता है, कम का मतलब डिफरेंस का मतलब अंतर। तो अगर विक्रय मूल्यों का अंतर 100 रुपये होता है, तो यहाँ पर ये 5 का 20
टाइम्स हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ भी क्रय मूल्य जो है, वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये था, तो इसका भी हम 20 टाइम्स कर देंगे। यही कहता है यूनिटरी मेथड। अगर हम यूनिटरी मेथड से किसी क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो यही मेथड होता है कि एक साइड में अगर 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड में भी जो इक्वल टू का सिंबल है, इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड में अगर 20 से गुना हो रही है तो दूसरी साइड में भी हम 20 से गुना कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 20 रुपये। तो एक वस्तु का या फिर प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपये है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। अब बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या बताया गया है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए एक लाइन में सारी स्टेटमेंट दी गई है, लेकिन क्वेश्चन जितना छोटा है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको कैसे करेंगे हम, क्रय मूल्य दिया भी नहीं दिया इसने, लेकिन विक्रय मूल्य भी नहीं दिया है। विक्रय मूल्य का कंपैरिजन किसके साथ किया है, क्रय मूल्य के साथ किया है। तो मैं मान लेता हूँ एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेता हूँ यहाँ से 1 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से मैं 20 वस्तु का क्रय मूल्य निकालना चाहूँ, कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा, सिंपल है। और अगर 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य इसी कंडीशन में निकालना चाहूँ तो 15 रुपये हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन 15 वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य निकालना चाहूँ मैं, तो वो किसके बराबर दिया गया है, वो दिया गया है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर। ये चीज़ इसने गिवन, ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। तो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य की, ठीक है। 15 जो आर्टिकल्स हैं उनका SP इज इक्वल है 20 जो आर्टिकल्स हैं उनके CP के। तो यहाँ से 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमने निकाल रखा है, ये है 20 रुपये, ठीक है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो 15 रुपये है, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है, 20 रुपये, ठीक है। विक्रय मूल्य ग्रेटर देन है क्रय मूल्य से, यदि बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, 5 रुपये लाभ होगा। और परसेंटेज अगर निकालना चाहते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू क्रय मूल्य निकलता है, ऊपर टोटल प्रॉफिट और नीचे लिख देंगे हम क्रय मूल्य, ठीक है। कितना क्रय मूल्य, 15 रुपये, और इंटू में कर देंगे 100। तो इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास 100/3 आ जाएगा, यानी 33 एंड 1/3% ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए, ये भी एक आसान प्रश्न है। तो इसमें 23वें प्रश्न में जो स्टेटमेंट दी गई है वो कुछ इस प्रकार दी गई है कि किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है, क्रय मूल्य के 1/5वें भाग के बराबर हानि हो रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य हमारे पास है, क्रय मूल्य को मैं मान सकता हूँ, मान लिया मैंने, माना वस्तु का CP या क्रय मूल्य मान लिया मैंने X रुपये है, ठीक है। तो इसमें कुल हानि कितनी हो जाएगी इस कंडीशन में, क्रय मूल्य का 5वां हिस्सा, क्रय मूल्य का 5वां हिस्सा ऐसे निकालते हैं, 1/5 इंटू में करके 1/5x, ये हो जाएगा भाई हानि, कुल हानि जो दी गई है, ठीक है। यहाँ से अगर हम विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं इस कंडीशन से, ठीक है, उसको गिवन विक्रय मूल्य या SP के इज इक्वल टू रख देंगे। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, देखिए यहाँ से निकल के आएगा, क्रय मूल्य में से मैं लेस कर दूंगा कुल हानि को 1/5x, ठीक है, ये हो जाएगा 4/5x। परंतु जो दिया गया विक्रय मूल्य है वो कितना है, 8,000 रुपये है, ठीक है। इसलिए मैं 4/5x को कंपेयर कर सकता हूँ 8,000 से, ठीक है। यहाँ से कितना निकल के सामने आ जाएगा, 8,000 5 चला जाएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे, क्योंकि हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं 4/5। आगे इसको कैंसिल करने पर हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, ये
10,000, ठीक है। और क्रय मूल्य निकालना था तो हम निकाल चुके हैं, क्रय मूल्य 10,000 रुपये होगा, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगले प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। अगले प्रश्न में जो स्टेटमेंट दी गई है वो कुछ इस प्रकार दी गई है कि एक व्यक्ति है जो ₹75 प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीद रहा है, ठीक है। इसमें से 10% चावल खराब भी हो गया है, तो शेष चावल वह किस भाव में बेचे कि उसे पूरे सौदे में 20% का लाभ हो। तो इस कंडीशन में उसने मात्रा नहीं दी है चावल की, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, माना चावल की खरीदी मात्रा मैं मान लेता हूँ उसके पास 1 किलोग्राम चावल था और उसे वो ही बेचना है। कोई व्यक्ति है, ये खरीदता है, ठीक है। खरीदी गई मात्रा वो मान लेता हूँ 1 किलोग्राम चावल है। तो 1 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य, अब वस्तु का यानी टोटल जो चावल है उसका क्रय मूल्य उसके लिए हो जाएगा 75 रुपये की वस्तु उसको पड़ी है वो 1 किलोग्राम चावल, ठीक है। लेकिन बिक्री के लिए उपलब्ध चावल कितना है उसके पास, उपलब्ध चावल, क्योंकि 10% तो ख़राब हो चुका, वो तो वेस्टेज हो गया है, ठीक है। तो इस जो ओरिजिनल 1 kg था उसका कितना रह जाएगा, 90% उसके लिए बिक्री के लिए अवेलेबल रहेगा, बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा उसके पास। तो इसको 9/10 kg यानी 900 ग्राम के बराबर वेट वो बेच सकता है। अब क्योंकि 100 ग्राम तो कोई ख़रीदेगा नहीं, जो 10% चावल ख़राब हो चुका उसको तो कोई ख़रीद नहीं से रहा। अब इसे 9/10 किलोग्राम यानी 900 ग्राम चावल को खरीद कर ही पूरे सौदे पर 20% का लाभ कमाना है, ठीक है। तो 9/10 kg जो चावल है वो बेचना है उसे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए वस्तु टोटल उसके पास वस्तु का क्रय मूल्य था 75 रुपये, ठीक है। लेकिन अब 9/10 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो पूरे सौदे पर 20% का लाभ। तो चावल का जो विक्रय मूल्य वो कितना होना चाहिए, होना चाहिए पूरे सौदे पर 20% लाभ के लिए क्रय मूल्य को हम लिखेंगे और इसके इनटू में लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 ऐसे निकालते हैं। 75 × 120 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से कैंसिल होने के बाद 15 आ जाएगा और ये कैंसिल होने के बाद 90, ठीक है। 90 रुपये में बेचना है। अब उसे शेष चावल किस रेट में बेचना पड़ेगा, उसे भाई 9/10 किलोग्राम चावल उसे 90 रुपये में बेचना पड़ेगा। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई है, ठीक है। भाव निकाला जाता, भाव कितने पे निकाला जाता है, भाव निकाला जाता हमेशा 1 किलो वस्तु के लिए निकाला जाता है। रेट निकाला जाता है 1 किलोग्राम वस्तु के लिए निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये 9/10 किलोग्राम बढ़ के कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम वस्तु अगर बेचनी पड़े उसे तो किस रेट में बेचनी चाहिए। तो ये 9 यूनिटरी मेथड ही लगा देते हैं हम, एक एक नियम। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, 9/10 kg वस्तु का रेट कितना होना चाहिए, 90 रुपये होना चाहिए। तो ऐसी ही कंडीशन में अगर 1 किलोग्राम वस्तु बेचनी पड़ जाए तो वो कितने की बिकेगी, ये इसका कितने गुना हो गया है, 9/10 का 10/9 गुना हो गया है। यूनिटरी मेथड को लेके चले, ठीक है। 9/10 और की मल्टीप्लाई अगर मैं 10/9 से करता हूँ तो कैंसिल होकर कितना आएगा, 1 kg आएगा। तो यहाँ भी उतने से ही गुना कर देंगे जितनी लेफ्ट हैंड साइड में किया हमने। तो यहाँ पर गुना कितने से होगी, 10/9 से। 90 की 10/9 से गुना होने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 × 10/9 ये कितना हो जाएगा, 10
100, ठीक है। तो उसे 1 किलोग्राम चावल जो है वो 100 रुपये पर केजी के रेट से बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन वैसे टेढ़ा नहीं था, अगर सिंपल मेथड से करते हुए चलते हैं तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर वैसे ही पजल हो जाते हैं तो फिर तो परेशानी का सबब बनेगा ही। अब बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगर किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा अगर आप कुछ पकड़ बनाना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर से एक सवाल नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी छोटे बड़े पेपर में बैठेंगे तो इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। अब बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न जो है वो क्या बता रहा है कि एक व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए कपड़ों के मूल्य पर 25% की छूट दी। 25% छूट का मतलब है कि जितना प्रिंटेड प्राइस है, ठीक है, उससे चौथा हिस्सा तो छूट में दे रहा है। यानी 100 रुपये की छूट है, वस्तु है तो 25 रुपये तो छूट देकर 75 रुपये लगा रहा है उस वस्तु की कीमत, ठीक है। ये है, यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट पाना चाहता है, 400 रुपये की छूट पाना चाहता है तो उसे 320 वाली कमीज़ें कितनी खरीदनी पड़ेंगी। यानी क्वांटिटी या फिर नंबर ऑफ शर्ट्स निकालनी है हमें इस कंडीशन में। तो देखिए, चौथा हिस्सा की तो छूट प्राप्त करना चाहता है, इसका मतलब ये होगा यदि व्यक्ति 400 रुपये की छूट पाना चाहता है तो कुल प्रिंटेड प्राइस या कुल अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। वस्तुओं का, जितनी भी वस्तुएं खरीदेगा उनका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। यानी बताया है कि 1/4 जो पार्ट है उसकी तो छूट मिल जाएगी कीमत की। 1/4 पार्ट 400 रुपये बनेगा। जिस ट्रम का 1/4 पार्ट 400 रुपये होगा वो ट्रम होगी 1600 रुपये, ठीक है। 1600 रुपये का चौथा हिस्सा छूट के रूप में मिलेगा 400 रुपये। यही इसने पहली स्टेटमेंट दी गई है, पहली कंडीशन बताई है कि 25% की छूट का मतलब होगा 100 रुपये पे 25 रुपये की छूट, यानी चौथे हिस्से की छूट मिलेगी। तो 1600 रुपये का चौथा हिस्सा 400 रुपये होगा, तो 400 रुपये की छूट तभी मिलेगी जब सभी जो शर्ट वो खरीद रहा है उनका प्रिंटेड रेट या मार्केट प्राइस कितना होगा, 1600 रुपये होगा, ठीक है। अब 320 रुपये एक शर्ट की कीमत है। मान लेता है एक्स शर्टों की कीमत 1600 रुपये होगी, तो 320 इंटू एक्स यानी एक्स शर्टों की कीमत 1600 रुपये होगी। एक शर्ट की कीमत 320 रुपये और एक्स शर्टों की कीमत 320 इंटू एक्स रुपये, और टोटल कितना बनना चाहिए 1600 के इज इक्वल टू। और यहाँ से अगर हम सोल्व करना चाहें तो कितना आ जाएगा, ये 32 कितना आ जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा शायद, 32 1600, ठीक है। तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 5, ठीक है। तो उसे 5 शर्ट खरीदनी पड़ेगी तब वो 400 रुपये की छूट गेन कर सकता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अब हम बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगले प्रश्न में क्या क्वेश्चन पुट किया गया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो पुट किया गया है वो इस प्रकार है कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ठीक है। अब यदि अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दे दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का कंपैरिजन निकाल सकते हैं हम यहाँ से, क्योंकि दोनों ही चीज़ें परसेंटेज में दी गई है। एक भी जो है टर्म जो है हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है, इसलिए यहाँ से क्या निकल सकता है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का कंपैरिजन हो सकता है या रेशियो निकल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्रय मूल्य मान लेते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य
मैं मान लेता हूँ 100 रुपये क्रय मूल्य है, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या बताया, 20% ज़्यादा है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है। तो इस विक्रय मूल्य पहले नहीं निकाल सकते हम, पहली कंडीशन से तो हम अंकित मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम पहली जो स्टेटमेंट पढ़ी है हमने उससे अंकित मूल्य दिया गया, तो अंकित मूल्य पहले निकालेंगे, उसके बाद विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, 100 × 100 + 20/100 ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, वही जो अब तक करते आ रहे हैं वैसे ही हो जाएगा। क्रय मूल्य और इंटू में 100 प्लस में जो लाभ प्रतिशत है और डिवाइडेड में 100 कर देंगे। इस प्रकार हम अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य पर अब बट्टा दे दिया जाता है, तो अब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना बनेगा, देखिए अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता है तो अंकित मूल्य है, ठीक है। और बट्टा का मतलब क्या है, हानि होता है एक प्रकार से, हानि वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 100 के माइनस में करेंगे हम बट्टा प्रतिशत और डिवाइडेड बाई करेंगे बट्टा, तो इस प्रकार का फॉर्मूला बन जाता है इसका, ठीक है। तो 120 × 20 लेस करके 100 में से 80 आ जाएगा और यहाँ से निकालेंगे तो 96। तो अगर हमें अंकित मूल्य का और विक्रय मूल्य का रेशियो पूछता है तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 और रेशियो 96। तो इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करना चाहे तो कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 12:8, यानी इसको फर्दर सोल्व करने पर ये आ जाएगा 5:4। तो ये तो आ जाएगा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो अगर निकालना चाहते हैं तो। और पूरे सौदे में अगर लाभ या हानि पूछे तो हानि हुई है उसे पूरे सौदे में कितने रुपये हानि हो रही है कि 100 रुपये की वस्तु थी और उसे बेचनी पड़ गई वो 96 रुपये में, विक्रय मूल्य 96 रुपये और वस्तु का क्रय मूल्य हमने माना था 100 रुपये, तो 4 रुपये हानि हो रही है। और अगर क्रय मूल्य 100 रुपये मान रखा है तो ये हानि प्रतिशत की वैल्यू भी क्या होगी, यही होगी, हानि प्रतिशत = 4%, क्योंकि परसेंटेज निकलता वो क्रय मूल्य की रिस्पेक्ट में निकलता है और क्रय मूल्य की वैल्यू 100 है तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगर हम ऐसे करेंगे, नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य 100 और परसेंटेज निकालने के लिए × 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 4%, तो ऐसे निकल जाएगा। इजी क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे आसान और इससे कह सकते कम्प्लेक्स क्वेश्चन भी कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल एक ही लाइन की स्टेटमेंट में सब कुछ दिया गया हुआ है, लेकिन आपको पजल करने के लिए क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाया गया है कि पहली कंडीशन में तो आप पकड़ ही नहीं बना पाएंगे कि पूछ क्या रहा है और कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो 7वां प्रश्न है उसमें क्या स्टेटमेंट दी गई है कि एक निर्माता है, यानी किसी वस्तु का निर्माण करने वाला निर्माता किसी वस्तु का 10% बट्टा देकर बेच रहा है और फिर भी 12% लाभ कमा रहा है। इस वस्तु पर क्रय मूल्य व छपे हुए मूल्य का यानी अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए वही है, अगर दोनों चीज़ परसेंटेज में दी गई होती हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास नहीं होती है, ना तो क्रय मूल्य की न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ना अंकित मूल्य की न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ना ही विक्रय मूल्य की न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या निकाल सकते हैं, या तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं या फिर ओवरऑल हानि या फिर लाभ निकाल सकते हैं, पर वो भी परसेंटेज में, उसको भी न्यूमेरिकली नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं मान लेता हूँ, माना वस्तु का क्रय मूल्य मान लेता हूँ, देखिए 100 रुपये मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12% लाभ हो रहा है तो 112 रुपये हो जाएगा, ठीक है। सिंपली लिखना चाहे तो अगर यहाँ से मैं अंकित मूल्य x मान लेता हूँ या अंकित मूल्य निकालना चाहूँ तो अंकित मूल्य को x मानने पर अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया गया है, यानी
x इंटू 90% किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य के 112 के। यही फॉर्मूला है। अगर अंकित मूल्य को मैं x मान लेता हूँ तो x इंटू 100 माइनस जो भी बट्टा प्रतिशत है डिस्काउंट परसेंटेज और डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू SP यानी सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। तो x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहें तो क्या निकलेगी, ऊपर चला जाएगा 100 और डिवाइडेड में आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1120/9 और ये हमारे पास अंकित मूल्य है। तो अब इसने क्वेश्चन जो पुट किया है वो पुट किया है कि क्रय मूल्य व छपे हुए मूल्य का अनुपात क्या है। क्रय मूल्य डिवाइडेड बाय छपे हुए मूल्य यानी अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। क्रय मूल्य को मैं लिख देता हूँ ऊपर 100 और नीचे आ जाएगा 1120 और इंटू में 100, ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करने पर हमें मिलेगा 90/112, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 56। तो अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात जो पूछा गया है हो जाएगा 56/45। अगर क्रय मूल्य रेशियो अंकित मूल्य पूछे तो हमने निकाल दिया, और अंकित मूल्य रेशियो क्रय मूल्य पूछे तो इसको पलट देंगे, 45/56 हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या बताया गया है, देखिए अगले प्रश्न में बताया गया है 2 क्रमिक बट्टे हैं। 2 क्रमिक छूट मिलने के बाद 2 कंजुगेटिव डिस्काउंट्स मिलने के बाद 3200 रुपये की जो कीमत की घड़ी है उसको 2448 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना होगा, ये हमने ज्ञात करना है, ये हमें निकालना है। तो मान लेते हैं हम इस कंडीशन में जो चीज़ नहीं दी गई है, माना दूसरा बट्टा हमेशा परसेंटेज में नापा जाता है और ये एक तरह से हानि का काम करता है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर विक्रय मूल्य निकालना चाहें, जो कंडीशन इसने दी गई है, तो उसको कैसे निकालते हैं, 3200 का क्रय मूल्य और इनटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, पहली डिस्काउंट परसेंटेज 10 और डिवाइडेड में 100 और दूसरी डिस्काउंट परसेंटेज कितनी ऐसे x है तो इसको 100 माइनस x और इनटू में 100 लिखेंगे। 2 बट्टे हैं तो दोनों को ऐसे इनटू में करके लिख देंगे और ये किसके बराबर आ जाएगा, विक्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा, जो कि है हमारे पास 2448 रुपये। फर्दर अगर इसको सोल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा 32 इंटू ऊपर आ जाएगा 90 और यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस x और डिवाइडेड बाई 100। तो इसको यहाँ से ऐसे कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा 2448। अगर मैं यहाँ 100 माइनस x को इस साइड रख लेता हूँ और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा 32/9 डिवाइडेड में। तो अगर मैं 16 से कैंसिल करना चाहूँ तो 16 से कैंसिल होने के बाद कितना आएगा, ये इतना आ जाएगा ये। ठीक है, और अगर मैं फर्दर इसको सोल्व करना चाहूँ तो 17 से कैंसिल होगा ये, और इसको अगर फर्दर सोल्व करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा 185, 70 इंटू 5 85। तो x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहूँ, x को राइट हैंड साइड में लेके आ गया हूँ तो 100 की साइड में अगर 85 को लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का और यहाँ से निकल के आ जाएगा 15। तो 15% की जो दूसरी छूट है उसके बाद 3200 रुपये की मार्केट प्राइस वाली घड़ी 2448 रुपये में बेची जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन हो गया है सोल्व। अब देखिए आज का जो 9th क्वेश्चन है, तो 29वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं कि वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा दिया जाता है और 20% का लाभ गेन किया जाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 153 हो तो
वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, हमें अंकित मूल्य नहीं दिया गया है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो कैसे सोल्व करूँगा। अंकित मूल्य मान लेता हूँ मैं x रुपये है, माना वस्तु का अंकित मूल्य है x रुपये। ठीक है, तो अंकित मूल्य x रुपये है, तो ऐसी कंडीशन में विक्रय मूल्य देखिए कैसे निकालेंगे। अंकित मूल्य का 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज 15 और डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा भाई 17/20x रुपये। विक्रय मूल्य इतना बनेगा। लाभ प्रतिशत दिया गया है, तो यहाँ से अगर क्रय मूल्य निकालना चाहूँ मैं तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य की गुणा में कर देते हैं 100 और डिवाइडेड में करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ऐसे ही निकालते हैं। 17/20 और इंटू में ऊपर 100 और डिवाइडेड में आ जाएगा 120, तो ये 5 और ये हो जाएगा 6। और अगर इसको सोल्व करते हैं हम 17 कितना हो जाएगा 17/24 हो जाएगा ये। ठीक है, सॉरी हम सब कुछ x में लेके चल रहे हैं, तो इसके साथ साथ x भी साथ में चलेगा। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य दिया कितना हुआ है 153, तो 17/24x इज इक्वल टू 153 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो 17 नीचे आएगा और 24 ऊपर चला जाएगा इंटू में, तो ये 9 से कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा ये 24 216 हो जाएगा 2। ठीक है, 216 रुपीज़ निकल के आएगा ये आंसर, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इजी क्वेश्चन था वैसे, जो चीज़ इसने नहीं दी गई थी उसको मान लिया था, विक्रय मूल्य निकाल लिया था, विक्रय मूल्य से के फॉर्मूले से हमने क्रय मूल्य निकाला और क्रय मूल्य जो दिया गया था उसके इक्वल रख दिया जो हमने इस स्टेटमेंट से निकाला था उसको। ठीक है, अब बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 30वें प्रश्न में क्या कथन दिया गया है। 30वें प्रश्न में वो इसी तरह क्वेश्चन है 30वां प्रश्न जैसा हम परसेंटेज के चैप्टर में पहले कर चुके हैं। परसेंटेज और एवरेज हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें बताया गया चीनी के भाव में 10% की कमी आ जाती है, जिससे कि 1600 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें, इसके लिए उसने बताया है। तो हमें नहीं पता चीनी का आरंभिक मूल्य क्या है, तो मान लेता हूँ मैं, माना चीनी का आरंभिक मूल्य यानी जो प्राइस पहले था बढ़े हुए मूल्य से पहले था x रुपये पर केजी भाव, ठीक है, मूल्य या फिर भाव। तो पहले 1600 रुपये में कितनी चीनी आती थी, 1600 रुपये में खरीदी चीनी की मात्रा पहले आती थी। टोटल प्राइस को रेट से डिवाइड कर देते हैं, हमें पता चल जाता है कि कितनी क्वांटिटी आती थी किसी वस्तु को। जो टोटल हमारे पास पूंजी होती है उसको डिवाइड कर देते हैं हम रेट से, तो रेट से डिवाइड कर दिया टोटल पूंजी को, हमारे पास पता चल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं। अब बढ़ी हुई कीमत या भाव चीनी का बढ़ा हुआ भाव कितना बताया इसने 10%, घटा हुआ भाव, कमी हुई है ना, तो घटा हुआ भाव, घटी हुई कीमत क्या होगी, घटी हुई कीमत होगी, घटने के बाद कीमत रह जाएगी इतनी। ठीक है, x इंटू में 90 और डिवाइडेड बाई 100 वही है। घटने पर क्या होता है 100 माइनस जो भी कमी हुई है और डिवाइडेड बाई 100 ऐसे ही निकालते हैं, तो ना इतना हो जाएगा। तो अब 1600 रुपये में कितनी चीनी खरीदी जा सकती है, में खरीदी चीनी की मात्रा
इसको कैसे निकालेंगे, वही है ओवरऑल जितनी पूंजी दी गई है उसकी डिवाइडेड में कर देते हैं आज का रेट। तो इतनी किलोग्राम चीनी अब खरीदी जा सकती है, ठीक है। तो अब ये चीनी जो ज़्यादा होगी, ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी और ये क्वांटिटी जो पहले ख़रीद रहा था ये कम होगी, ठीक है। क्योंकि जब कीमत घट गई है तो हम वस्तु जो ज़्यादा खरीद सकते हैं या ज़्यादा मिलेगी, लेकिन बढ़ी हुई कीमत में वस्तु की मात्रा जो है घट जाती है। तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, इसमें से मैं पहले वाली क्वांटिटी को घटा देता हूँ, तो हमारे पास कितना निकल के सामने आएगा 10 किलोग्राम, क्योंकि बाद वाली क्वांटिटी 10 किलोग्राम ज़्यादा होगी पहले वाली क्वांटिटी से। तो इसको अगर सोल्व करना चाहें तो 9x एलसीएम ले लेता हूँ मैं होल का, तो यहाँ पर 16,000 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 44 और 00 और 9x में अगर दोनों तरफ से एलसीएम ले लेता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये 90x बच जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर इसको सोल्व करना चाहें, तो ये निकल के सामने आएगा, हमारे पास आएगा 1600। ये किसके इक्वल आ जाएगा 90x के, और यहाँ से अगर सोल्व करना चाहें तो 1600 और डिवाइडेड बाई 90 और हमारे पास निकल के आएगा ये 16। ये कीमत थी, आरंभिक कीमत जो वस्तु की थी वो इतनी थी, ठीक है। क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। अब ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से, हर प्रकार के प्रश्न हमने करा दिए हैं। अगर अभी कोई दिक्कत आ रही हो, आपको किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो या कोई सजेशन देना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आप जुड़ जाइए स्टडी स्थल के साथ, ताकि आने वाली वीडियोस आपके लिए इजीली अवेलेबल हो सकें, क्योंकि